माय नेम इज़ रुचि अरोड़ा। मेरे दो बच्चे हैं और मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, इलाहाबाद स्कूल में, ग्रीन लॉन स्कूल में इलाहाबाद में। प्री स्कूल है वो, छोटे बच्चों का स्कूल। मुझे ना पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, फिर उस इलाहाबाद में दिखाया था, तो वहाँ उन डॉक्टर्स ने डायग्नोज हुआ था अलग तरह का आर्थराइटिस था। वो राइट साइड वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैं आई एम्स डॉक्टर रंजन गुप्ता को दिखाया। तो मिसेज रुचि अरोड़ा हमारे पास ऑलमोस्ट 2 साल पहले आई थी, और जब वे आई थी तो उन्हें राइट साइड का पैरालिसिस था। उनका राइट हैंड, राइट पैर दोनों काम नहीं कर रहे थे, चल भी नहीं पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी, लिख भी नहीं पाती थी। और उन्हें एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम और भी था कि उनका स्पीच आउटपुट नहीं था, ना ही तो लिखने का और ना ही बोलने का। तो जब वे हमारे पास में आई तो वो ऑलरेडी एक डायग्नोसिस लेके आई थी, जो कि एक टाइप का रोमैटिक डिजीज़ है जिसे हम टाकायासुस आर्थराइटिस बोलते हैं। टाकायासुस आर्थराइटिस एक तरह का प्रॉब्लम है जिसमें कि हार्ट से ऑर्गन्स को ब्लड ले जाने वाली जो नसें होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में धमनी या इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। उनके सिकुड़ने के कारण जिस ऑर्गन में ब्लड पहुंचना है वहां ब्लड नहीं पहुंचता, और उसके कारण उस ऑर्गन का काम करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। अब सिंपलेस्ट उदाहरण इसका हमारी डेली लाइफ में है हार्ट अटैक का, जिसमें कि आपने सुना होगा कि हार्ट को ब्लड ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉक आने की वजह से हार्ट का एक पार्ट डेड हो जाता है, उसमें पेन होता है, बाकी मैनिफेस्टेशन होते हैं। इसी तरह से टाकायासुस आर्थराइटिस में भी रुचि के केस में जो प्रॉब्लम था, उनको लेफ्ट साइड के ब्रेन को ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स थी उसमें सिकुड़न आ गई थी। अब ब्रेन का हमारे शरीर को कंट्रोल करने का तरीका बहुत अलग टाइप का है। हमारा राइट साइड का ब्रेन हमारे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर को कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारे राइट हैंड और राइट पैर को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि उनका राइट हैंड और राइट पैर काम नहीं कर रहा था, तो ब्लॉक उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन की तरफ था। लेकिन लेफ्ट साइड के ब्रेन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्पीच अंडरस्टैंडिंग एंड आउटपुट। तो इसके लिए 2 अलग अलग एरियाज हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन में होते हैं, और मिसेज रुचि के केस में ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से जो उनका स्पीच आउटपुट का एरिया था वो काम नहीं कर रहा था। तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो वो समझ पा रही है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझे मालूम है कि मेरा नाम क्या है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही। और यही चीज़ अगर मैं उन्हें लिखित में दे दूं कागज़ में कि आपका नाम क्या है और व्हाट इज़ योर नेम, शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई बीइंग आस्क्ड, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझे मालूम है कि मेरा नाम क्या है, लेकिन वो उसे लिख नहीं पाएंगे। आप तो जानते ही होंगे टीचर को कितना लिखना होता है, कॉपी सेटिंग सब होता है। तो जब मुझे अटैक पड़ा था तब तो मैंने लीव ले लिया था, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाती थी। और इसकी वजह से जो वे खुद एक टीचर थी, तो सोचिए उनकी लाइफ में कितना बड़ा एक चेंज आया ओवरनाइट, कि एक टीचर जो इतना बच्चों के साथ में उन्हें बात करना पड़ता है, डेली के इतने काम करने पड़ते हैं साथ में, शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एट होम, तो घर पे कितने काम होते हैं, और एक ही दिन में वो हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, एक ही दिन में उनका स्पीच आउटपुट करना है, तो कितना डिमोरलाइज हो जाएगा इंसान। मतलब सब्जी भी नहीं काट पाती थी और तब घर के काम भी नहीं कर पाती थी। तो मिसेज रुचि जब आई थी तो उनका ज़्यादा प्रॉब्लम फाइन मूवमेंट्स का था। तो फाइन मूवमेंट्स का मतलब जो चीज़ें हम अपनी उंगलियों से, हाथों से करते हैं, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, पेन को पकड़ना, पेन को चलाना, लिखना, सब्जी काटना, आटा गूंथना, तो ये सब डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिनमें कि आपको हाथों की, उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है, और फाइन मूवमेंट्स हैं, और इनमें ही उन्हें प्रॉब्लम था। तो जब वो हमारे पास में आई तो हमने उन्हें यही समझाया कि देखिए, इसमें घर बैठ के आराम करने से ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी, बल्कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को काम में लोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उतना जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। तो हमने उन्हें यही सलाह दी कि जो रूटीन मूवमेंट्स आप डेली करते थे इस प्रॉब्लम से पहले, जैसे कि लिखना, कोशिश करिए लिखना अपना जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह से हाथों से सब्जी काटना या आटा गूंथना या छोटे मोटे काम करना, किसी चीज़ को पकड़ना, इवन झाड़ू भी पकड़ना, चलाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से हाथों की नेचुरली एक्सरसाइजेज होती हैं, और उनके केस में इनसे फ़ायदा हुआ। इसके साथ में हमने उन्हें स्पेशल कुछ एडवाइसेस दी, जैसे कि हाथों की मूवमेंट्स, फिंगर्स की मूवमेंट्स, बॉल लेके बॉल को प्रेस करना, खोलना, जिससे कि मूवमेंट उनकी धीरे धीरे इंप्रूव हो गई। उन्होंने एक्सरसाइज बोली थी रेगुलर करने के लिए, एक्सरसाइज करी मैंने, स्पीच की भी एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने, ताकि बोलने में भी इम्प्रूव हो गया। अभी तो मैं बोल भी पा रही हूँ अच्छे से। पहले मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी, लिखने में भी। फिर डॉक्टर रंजन ने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई मसल स्ट्रेंथिंग की, तो उससे मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई फिर से।
अब मैं लिख भी पा रही हूँ, देखो। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि मैं लिखने लगी हूँ फिर से। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगी, पर घबराना नहीं है, और वेट लूज करने के लिए भी बोला था, दवाइयों से वेट बढ़ेगा, तो वेट वेट पे भी ध्यान रखना है, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए बताया था मुझे। देखिए, टाकायासुस आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया एक तरफ का रोमैटिक डिजीज़ है जिनमें कि हमें कई बार स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि स्टीरॉयड्स को हम कम से कम समय के लिए दें, कम से कम डोज में दें, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो। तो हमने मिसेज़ रुचि को भी आते ही ये सब बातें समझाई थी कि आपको ये टाइप का एक प्रॉब्लम है और ये आपकी प्रॉब्लम आपके साथ में रहने वाला है, लेकिन हम इसे इलाज के साथ में, इंटरवेंशंस के साथ में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने उन्हें ये बताया कि हम आपको स्टीरॉयड्स पे और बाकी दवाइयों पे शुरू करेंगे। इनके बहुत थोड़े से साइड इफेक्ट है, लेकिन स्टीरॉयड्स के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर चीज़ जो आपके हाथ में है कंट्रोल करने के लिए, वो है आपका वजन। स्टीरॉयड्स खाने के बाद में वजन बढ़ता है, जिसे बाद में कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप आज ही से कोशिश करिए कि स्टीरॉयड्स दवाइयाँ जब आप खा रहे हैं तो अपनी डाइट को इतना अच्छे से कंट्रोल करके रखिए कि आपका वजन ना बढ़े। तो इसमें हमने उन्हें एडवाइस ये दिया कि आप मीठा, तला हुआ सामान, घी, मक्खन, ऑयली चीज़ें, और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज फूड कम से कम लीजिए। हमने बंद करने की सलाह नहीं दी, बट यस थोड़ा कम कीजिए ताकि वज़न नहीं बढ़े। और मैंने जैसा उन्हें साल, 1.5 साल, पिछले 2 साल में देखा है, वो जब भी मेरे पास विजिट पे आई हैं तो उन्होंने अपना वज़न, डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल मेंटेन किया है ताकि उनका वज़न नहीं बढ़े, एंड शी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट विद द ट्रीटमेंट। तो उन्होंने ईमानदारी से मेरी एडवाइस फॉलो की। नहीं, वैसे तो ऐसे नहीं करा, मैंने भी चीटिंग करी है पर इतनी नहीं करी, बस वैसे महीने में एक बार कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन थोड़ा सा, क्वांटिटी थोड़ी, क्योंकि मन तो करता ही है। तो जैसे समोसा खाया तो बस थोड़ा सा एक बाइट ली, खा लिया। जैसे वैसे वो ऑयली मना के करा था, मसालेदार नहीं खाने के लिए बोला था, वैसे ही खाती थी। तो देखिए, मिसेज रुचि के केस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उन्हें एक मेजर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट था, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसके साथ साथ में एक बहुत उससे भी बड़ी चीज़ ये थी कि वो खुद बहुत मोटिवेटेड थी, उनकी फैमिली बहुत मोटिवेटेड थी, उनका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव था। तो आमतौर पे जो हम टाकायासुस आर्थराइटिस के पेशेंट्स देखते हैं उनमें प्रोग्नोसिस, यानी कि फ्यूचर में पेशेंट का जीवन कैसा रहेगा, ये इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि पेशेंट को किन ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है। कई बार इन्वॉल्वमेंट इतना छोटा होता है कि जैसे सिर्फ एक हाथ का, सिर्फ एक पैर की नसों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में पेशेंट की मूवमेंट्स, पेशेंट की ज़िंदगी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती और हम उसे सिंपल दवाइयों से, छोटे इंटरवेंशन के साथ में काम चला सकते हैं। लेकिन कई बार ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट, बड़े ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती पड़ती हैं, जैसे कि मिसेज रुचि के केस में हुआ। जैसे उनके केस में ब्रेन का था, कईयों के केस में किडनी का प्रॉब्लम होता है, इसके कारण से और डिफरेंट टाइप के इश्यूज आते हैं। तो इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको किन ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा चीज़ इस बात पे निर्भर करेगा कि आप डॉक्टर्स के एडवाइस, ट्रीटमेंट को कितना अच्छे से फॉलो करते हैं। मिसेज रुचि ऑलमोस्ट स्टक टू आवर एडवाइस, she maintained with the dietary advice also, and she followed the physiotherapy exercises also. रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब सही हो जाएगा। रेगुलर मैंने जो करा है, रेगुलर एक्सरसाइज करी है, उससे मुझे फर्क पड़ा है। दवाइयाँ टाइम से खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, डॉक्टर जैसे बोले ट्रीटमेंट के लिए वैसे कराना हमसे, क्योंकि पेशेंट हमारे पास में आता है, ओपीडी में 5-10 मिनट स्पेंड करता है, ओवर 1 ईयर में भी 30-40 मिनट्स। But then what is important is what patient carries from us to her home and how they implement that advice among themselves. So मिसेज रुचि के केस में वो खुद बहुत मोटिवेटेड थी, उन्होंने खुद एडवाइस को बहुत अच्छे से, ईमानदारी से फॉलो किया। फैमिली मेम्बर्स का बहुत सपोर्ट था, उनके आसपास के लोगों का बहुत सपोर्ट था। तो आई थिंक उनके केस में जो हमें सीखने को मिलता है वो यही है कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीज़ें इंप्रूव होती हैं, प्रोवाइडेड आप डिटरमाइंड रहें। जैसा मैं भी कुछ मेरे पेशेंट्स को बोलता भी हूँ कि rheumatic diseases are treatable provided your determination lacks expiry date. If you are determined, I think today or tomorrow things will improve.